Yes, friends. Come to question number 8 in your classwork. Question 8 in your classwork. क्या इंफॉर्मेशन दिया है? Manufacturing firm purchased on 1st January 2016 certain mill machinery for 19,400 and spent 600 on its erection. मतलब cost of machine हो गया 20,000. On 1st July in the same year, additional machine costing 10,000 was acquired. He purchased one more machine on 1st April 2017 for 20,000. Yes, sir. On 1st July 2018, machinery purchased on 1st January 2016, that is your first machine, having become obsolete, was auctioned for 8,000. क्योंकि वो मशीन ऑब्सोलीट हो गया है, यूजलेस हो गया है, हमने उसे नीलामी करके ऑक्शन करके बेच दिया 8,000 में. एंड ऑन द सेम डेट fresh machine purchased at cost of 15,000. Depreciation was provided annually on 31st December. So accounting year here is calendar year at the rate of 10% per annum on original cost. Depreciation on original cost. मतलब straight line method follow कर रहे हैं sir. In 2019, however, firm changed this method and adopted the method of writing of 10% on WDV. 2019 में कंपनी ने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर दिया फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू WDV मेथड. गिव मशीनरी अकाउंट एज इट वुड अपीयर फॉर द ईयर फ्रॉम 2016 to 2019. मेक योर कैलकुलेशंस टू नियरेस्ट ऑफ रूपी. तो हमें वी आर सपोज टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years हियर, 2016, 17, 18 एंड 19. मशीनरी अकाउंट सर बनाना है फॉर 4 years, 4 साल के लिए. बट मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करें उससे पहले वी आर सपोज टू डू वर्किंग फॉर डेप्रीसिएशन फॉर 4 years. 4 साल के लिए वर्किंग फॉर डेप्रीसिएशन हमें कर लेना है. हाउ मेनी मशीन्स आर देयर सर? 4 machines. We are here working for 4 different machines. See, when was first machine purchased? First machine was purchased on 1st January 2016. 1st January 2016, we are purchasing a machine for what price? We are purchasing a machine for 20,000. 19,400 plus 600. Purchase on 1/1/2016. 20,000 रुपीज का मशीन खरीदा है. यस सर. फिर 1st जुलाई उसी साल 10,000 का एडिशनल मशीन एक्वायर किया प्लस परचेज ऑन 1st of July 10,000 का सेकेंड मशीन हमने खरीदा है. टोटल मशीन इज ऑफ 30,000 नाउ. थर्ड मशीन 2017 में खरीदा है. तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन फॉर 2016 प्रोवाइड करेंगे हम लोग. Depreciation on 31/12/16. On this 20,000, 10% for full year 2,000. 10,000 पे 10% for 1/7 से 31/12 half year 500. So total depreciation we are charging is 2,500. Balance on 1/1/17. 1/1/17 को फर्स्ट मशीन उसमें बैलेंस 18,000 है. सेकेंड मशीन बैलेंस इज 9,500. टोटल 27,500 सर. फिर 2017 में ऑन 1st April 17 20,000 का परचेज किया है.
परचेज ऑन 1/4/17, थर्ड मशीन परचेज किया है 20,000 रुपीज। फिर 18 में हमने फर्स्ट मशीन बेचा है और उसकी जगह फोर्थ मशीन परचेज किया है 18 में, तो पहले 2017 में डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करेंगे। डेप्रीसिएशन एट 10% ऑन 31/12/17। कौन सी मेथड है सर? स्ट्रेट लाइन मेथड है। हर साल डेप्रीसिएशन किस पे कैलकुलेट करना है? हर साल डेप्रीसिएशन कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट मशीन उसका कॉस्ट कितना है? 20,000, डेप्रीसिएशन 2,000। यस सर। सेकेंड मशीन कॉस्ट कितना है? 10,000, डेप्रीसिएशन विल बी 1,000। थर्ड मशीन कॉस्ट 20,000, लेकिन 1/4 को खरीदा है, तो 1/4 से 31 दिसंबर 9 मंथ्स का ही डेप्रीसिएशन आएगा ना इस पे। तो 20,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स 1,500 सर। तो टोटल डेप्रीसिएशन कम्स टू 4,500। बैलेंस on 31/12/2017, or we would say balance on 1/1/18। 1/1/18 को कितना बैलेंस होगा? 16,000 यहां पे, 8,500, 18,500, टोटल 43,000। करेक्ट। फिर ड्यूरिंग 2018 1 जुलाई को हमने फर्स्ट मशीन खरीदा है, फर्स्ट मशीन बेचा है। 1 जुलाई को अगर फर्स्ट मशीन बेचा है तो सबसे पहले ऑन दैट मशीन सोल्ड 1 जुलाई तक का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम। वी आर चार्जिंग डेप्रीसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल, जिस दिन बेचा वहां तक का डेप्रीसिएशन। 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन बोल सकते हैं, 1 जनवरी से 1 जुलाई। 20,000 कॉस्ट है, उस पे 10% फॉर 6 मंथ्स 1,000 रुपीज। तो बुक वैल्यू ऑफ दिस मशीनरी सोल्ड इज हाउ मच? 15,000। डेप्रीसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं 1,000, तो इसका बुक वैल्यू कितना आया? 15,000, और हम बेच रहे हैं फॉर 18,000। सेल ऑन 1/1/17/18, हम ये मशीन बेच रहे हैं फॉर 8,000, तो इसका मतलब बैलेंस सेलिंग प्राइस इज 8,000। तो 16,000 माइनस 1,000 माइनस 8,000, बैलेंस 7,000 इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इज 7,000। तो फर्स्ट मशीन इज सोल्ड एंड इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 7,000। उसी दिन नया मशीन हमने परचेज किया है फॉर 15,000। ऑन दैट सेम डेट वी आर परचेजिंग अ न्यू मशीन on 1/7/18, we are purchasing a new machine, fourth machine I would say, for 15,000. Depreciation at 10% on 31/12/18। फर्स्ट मशीन तो बेच दिया है, उस पर कोई डेप्रीसिएशन नहीं चार्ज होगा। सेकेंड मशीन पे कॉस्ट पे 10%, 1,000, कॉस्ट पे 10%, यहां पे कॉस्ट पे 10%, 2,000। थर्ड मशीन पे उसकी कॉस्ट पे 10%, बट फॉर 6 मंथ्स 1/7 से 31/12, कॉस्ट पे 10% फॉर 6 मंथ्स 750 सर। टोटल डेप्रीसिएशन 3,750 सर। So balance on 1/1/19, first machine is sold,
कोई बैलेंस नहीं है। सेकेंड मशीन 7,500, थर्ड मशीन 16,500, फोर्थ मशीन 14,250 सर। total balance will be 27 plus 15 42 minus 3 39 38,250 sir। तो अप टू 1119 हमने डेप्रीसिएशन प्रोवाइड कर दिया है एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। दे आर सेइंग 2019 में हमने मेथड चेंज कर दिया। 2019 में अगर मेथड चेंज किया है तो 2019 से पहले जो भी हमने किया है क्या उसमें कोई चेंज करना है? नो सर। जिस साल मेथड चेंज किया उस साल से नई मेथड से डेप्रीसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर देना है। 2019 में हमने मेथड चेंज किया है, मतलब 2019 में इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड वी विल नाउ स्टार्ट चार्जिंग डेप्रीसिएशन बाय डब्ल्यूडीवी मेथड, बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 2019 में अब डेप्रीसिएशन चार्ज करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डब्ल्यूडीवी मेथड से। तो सर डब्ल्यूडीवी मेथड में तो हर साल डेप्रीसिएशन ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू पे, ओपनिंग बैलेंस पे निकाला जाता है। यस तो 2019 में जो भी ओपनिंग बैलेंस है उस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। 2019 में सी देयर इज नो परचेज और सेल, तो डायरेक्टली डेप्रीसिएशन एट 10% ऑन 31/12/2019 कितना होगा? तो 10% अब कॉस्ट का नहीं, डब्ल्यूडीवी मेथड है, मतलब 10% ऑफ 7,500 सर, 10% ऑफ 16,500, 10% of 1,425, total 3,825। तो एट द एंड ऑफ 2019 बैलेंस कितना बच जाएगा? एंड ऑफ 2019 बैलेंस 6,750, बैलेंस यहां पे 14,850, here balance will be 12,825, $14,250 minus 1,425, 34,425। क्लोजिंग बैलेंस आपकी मशीनरी अकाउंट में कितना आएगा? इट विल बी 34,425। आई होप ये लास्ट ईयर का डेप्रीसिएशन समझ में आया आप लोग को। मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है तो आफ्टर यू हैव डन दिस वर्किंग प्रॉपरली आप इजीली इसका मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग कर सकते हैं। मशीनरी अकाउंट में खाली कॉपी करना है इंफॉर्मेशन। सबसे पहले 2016 में मशीन परचेज किया, एंट्री पास हो जाएगा मशीनरी टू बैंक 1 जनवरी, मशीनरी टू बैंक 20,000 सर, मशीन अकाउंट में खाली टोटल कॉलम का पोस्टिंग होगा। फिर 1 जुलाई 10,000 का मशीन परचेज किया, वापस एंट्री पास हो जाएगा मशीनरी टू बैंक 10,000। डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं, अच्छा कुछ बोला नहीं है तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, कुछ ना बोला जाए तो हम लोग हमेशा मानेंगे डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड अगेंस्ट एसेट, मतलब डेप्रीसिएशन हमेशा एसेट में से माइनस कर रहे हैं। मतलब एंट्री क्या पास कर रहे हैं सर? डेप्रीसिएशन टू मशीन, डेप्रीसिएशन टू मशीन, तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 2,500। क्लोजिंग बैलेंस 27,500।
2017 में ओपनिंग बैलेंस मशीनरी अकाउंट में 27,500, ओपनिंग बैलेंस 27,500, फिर 2017 में परचेज किया है 1 अप्रैल, परचेज किया सर, उसका एंट्री क्या होगा? मशीनरी टू बैंक। कितने का परचेज किया? 20,000 का परचेज किया। 2017 में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो 31/12/2017 डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, टोटल 4,500। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, depreciation account debit to machine. Closing balance. Closing balance is 43,000. Opening balance in next year is 43,000. Yes, sir. फिर ड्यूरिंग 2018 1/1/18 को पहले सेल किया है हमने। जो मशीन सेल किया है उस पे पहले 1/1/18 तक का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। 1/1/18 तक का डेप्रीसिएशन, सॉरी 1 जुलाई 18 तक का डेप्रीसिएशन। एंट्री पास हो जाएगा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 1,000। आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन हमने ये मशीन बेच दिया है, सेल कर दिया है। फॉर सेल ऑफ मशीन जर्नल एंट्री सोचो पहले, मशीन बेचा है तो सर पैसा आया, बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000। मशीन बेचने पे लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन डेबिट 7,000 एंड मशीन का बैलेंस डिक्रीज हुआ टू मशीन अकाउंट। बैंक लॉस टू मशीन, मतलब मशीन अकाउंट में पोस्टिंग क्रेडिट साइड होगा सर। बाय बैंक अकाउंट 8,000 and by loss on sale of machine 7,000. Yes sir. आफ्टर सेल ऑफ मशीन हमने न्यू मशीन परचेज किया, कितने का? वी हैव परचेज न्यू मशीन फॉर 15,000। न्यू मशीन परचेज किया, उसका एंट्री क्या देंगे? मशीनरी टू बैंक। For new purchase of machine, entry will be machinery to bank 15,000. 31st दिसंबर को हमने अपनी टोटल मशीन पे 3750 डेप्रीसिएशन चार्ज किया, तो 31st दिसंबर को डेप्रीसिएशन का एंट्री, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 3750 and now closing balance 58,000 minus credit side total। मशीनरी अकाउंट में कितना बैलेंस रहेगा सर? मशीनरी अकाउंट में 38,250 का बैलेंस बचेगा। तो ये जो बैलेंस मशीनरी अकाउंट में बच गया है, ये हम नेक्स्ट ईयर लेके आएंगे बुक्स में ऑन 1st जनवरी। सी मेथड चेंज हो गया डेप्रीसिएशन चार्ज करने का, कैलकुलेशन चेंज हो गया, एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। 2019 में 3825 डेप्रीसिएशन चार्ज किया है हमने, तो 2019 में डेप्रीसिएशन चार्ज करने का एंट्री देंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। यस सर। क्लोजिंग बैलेंस नाउ रिमेनिंग will be carried forward.
क्लोजिंग बैलेंस नाउ रिमेनिंग 34425। आई होप आप लोग को समझ में आया सम। अकाउंट में तो हमने मोर और लेस ये वर्किंग कॉपी किया है, इंपॉर्टेंट वर्किंग ध्यान से करना है। सर एग्जाम में खाली वर्किंग करके आ गए तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि पूछा आपको अकाउंट है। सर डायरेक्टली अकाउंट बना दिया, वर्किंग नहीं किया तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये वर्किंग आपका आया कहां से, ये वैल्यूज आपको मिली कहां से। तो आपको अकाउंट पूछा है, लेकिन वो अकाउंट हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, इट शुड बी सपोर्टेड बाय योर प्रॉपर वर्किंग। अगर ये वर्किंग नहीं है तो भले आपका अकाउंट करेक्ट है, एग्जामिनर के पास, पेपर चेकर के पास मार्क्स डिडक्ट करने का राइट है। तो कीप दिस हैबिट ऑफ शोइंग एवरीथिंग एज वर्किंग। तो आप लोग पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। सी फ्रेंड्स, हमने अभी तक कुछ एग्जांपल्स देखे कि अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो जाए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट यूजफुल लाइफ, तो क्या चेंज हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में करते हैं, कैसे करते हैं। हम लोग प्रोस्पेक्टिवली वो चेंज का इफेक्ट देते हैं, जो पहले हो गया उसको भूल जाते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं, आगे से अब नई मेथड फॉलो करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, देयर इज ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ revaluation of assets, revaluation of your property, plant and equipment. Now when I talk of revaluation, suppose property, plant and equipment हमने परचेज किया था, खरीदा था, और एक फिक्स्ड रेट पे उसे हर साल डेप्रिशिएट कर रहे थे। 1 लाख रुपीस में हमने खरीदा था, मतलब कॉस्ट हमारे प्रॉपर्टी प्लांट का कितना है, 1 लाख सर। हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे थे। आफ्टर 4 years सर हर साल कितना, 10,000, तो 4 साल में सर 40,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। यस सर। तो आफ्टर 4 years बुक वैल्यू कितना है, 60,000 सर। बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में कितना वैल्यू दिख रहा है, 60,000 सर। क्या यह जरूरी है आज आफ्टर 4 years वो एसेट को बेच के 60,000 ही मिले? नहीं सर, हो सकता है वो एसेट को बेच के ज्यादा पैसा मिले, हो सकता है एसेट को बेच के कम पैसा मिले। हमारी बुक्स के हिसाब से एसेट का वैल्यू 60,000 है, लेकिन हमने मार्केट में थोड़ा सर्वे किया, पता लगाया, हमें लगता है वो एसेट को आज बेच के 90,000 रुपीज मिल सकता है। अगर एसेट को बेच के 90,000 रुपीज मिल सकता है, तो सोचिए हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करके कितना एसेट रिप्लेस करने के लिए फंड बना रहे हैं। हाउ मच फंड आर वी क्रिएटिंग टू रिप्लेस दैट एसेट? वी आर क्रिएटिंग अ फंड इक्वल टू वैल्यू ऑफ दैट एसेट। 60,000 जितना फंड और क्रिएट करेंगे हम, लेकिन मार्केट वैल्यू अगर 90,000 है, तो हमें पता है वो फिक्स्ड एसेट फ्यूचर में खरीदने के लिए हमें 60 नहीं, हमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो एडिक्वेट अमाउंट का फंड हम लोग बना सके, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट को देख के पता चल सके। आज बैलेंस शीट में हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कितना दिखता है, बिजनेस में एम्प्लॉयड पैसा कितना दिखता है, 60,000 दिखता है, लेकिन हमें पता है वो एसेट को बेच के 90,000 मिल सकता है। तो अपना ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए करेक्ट फंड रिप्लेसमेंट का हम क्रिएट कर सके, इसके लिए हम लोग टाइम एंड अगेन एसेट को रीवैल्यू भी करते। इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन प्रेरोगेटिव ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स के ऊपर, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, फर्म के मैनेजमेंट पे ये डिपेंड करता है। अगर उनकी ओपिनियन में उनको जस्ट एंड फेयर लगता है, तो वो अपनी फिक्स्ड एसेट को रीवैल्यू कर सकते हैं, अपनी फिक्स्ड एसेट को उसकी मार्केट वैल्यू पे ला सकते हैं। तो रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट अलाउड है क्या? यस सर, अलाउड है। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब क्या हुआ सर? टू ब्रिंगिंग द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट up to its market value. What is revaluation? It is
to bring book value of property, plant and equipment up to its market value. To bring value of property, plant and equipment up to its market value. Yes sir. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को उसकी मार्केट वैल्यू पे ला रहे हैं, मतलब आफ्टर यू रीवैल्यू योर एसेट, आपने अपनी एसेट को रीवैल्यू कर दिया, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एसेट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस रीवैल्यूड अमाउंट। मतलब अब आपके लिए एसेट का कॉस्ट फॉर डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन ओरिजिनल कॉस्ट नहीं होगा, अब ये रीवैल्यूड अमाउंट होगा। मतलब ये रीवैल्यूड अमाउंट आपकी कॉस्ट को सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब सब जगह आप कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन रीवैल्यूड अमाउंट पे करोगे, मतलब 60,000 पे आगे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा, इट विल बी फर्दर कैलकुलेटेड ऑन 90,000 सर। सो वी वुड से फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन original cost will now be substituted with revalued amount. In other words, आप डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन अब कॉस्ट पे नहीं, अब इस रीवैल्यूड अमाउंट पे, इस नई फिगर पे करेंगे। सर जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे फॉर रीवैल्यूएशन? व्हाट विल बी जर्नल एंट्री फॉर रीवैल्यूएशन? आप अपनी एसेट को रीवैल्यू कर रहे हैं, तो रीवैल्यू करने के लिए जर्नल एंट्री क्या देंगे? There are two possibilities. हो सकता है आप अपनी एसेट को अपवर्ड रीवैल्यू कर रहे हैं, आप अपनी एसेट को अपवर्ड रीवैल्यू कर रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड, हमारी बुक्स में अभी एसेट का वैल्यू दिख रहा है 60,000, वी डिसाइडेड टू रीवैल्यू इट अपवर्ड बाय 30,000, मतलब हम अपनी बुक्स में अब नई वैल्यू एसेट की कितनी लाना चाहते हैं? 90,000 लाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हो रहा है, यस सर। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट होगा, यस सर। 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है बोल सकते हैं। एसेट का वैल्यू बढ़ गया, 60 की जगह 90 हो गया, मतलब आपको लग रहा है एसेट बेच के आज 90,000 मिल सकता है, तो आप वो 30,000 का प्रॉफिट बुक्स में ला रहे हो ना? यस सर। वो प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा क्या? नहीं। वो जो प्रॉफिट आपको हो रहा है, यू विल नॉट ट्रांसफर दैट टू पीएनएल, क्योंकि वो प्रॉफिट रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है, ये तो आपकी एस्टिमेशन पे बेस्ड है। हो सकता है आपका एस्टिमेशन गलत हो, आप ऐसा सोच रहे हो फिक्स्ड एसेट को बेच के 90,000 मिल सकता है, हो सकता है फ्यूचर में ना मिले। तो जब तक ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो जाता है, मतलब जब तक वो फिक्स्ड एसेट को आप बेच नहीं देते हो, आप ये प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, अपने प्रॉफिट में ऐड नहीं कर सकते हो। तो इस प्रॉफिट को हमें अलग रखना पड़ेगा। हम इस प्रॉफिट को, क्योंकि अभी मिला नहीं है, हम इस प्रॉफिट को एक अलग अकाउंट में डाल देते हैं। कौन से अकाउंट में सर? रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में। इसका अलग रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं, और जब वो फिक्स्ड एसेट बेचेंगे तब ये रीवैल्यूएशन रिजर्व को क्लोज करके पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। यस सर। मतलब अभी जब हम फिक्स्ड एसेट को अपवर्ड रीवैल्यू कर रहे हैं, एंट्री क्या पास करेंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। करेक्ट है? यस सर। अगर डाउनवर्ड रीवैल्यू किया है, अगर डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन है, हमने फिक्स्ड एसेट का वैल्यू, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वैल्यू रिड्यूस किया, कम किया है, एसेट का वैल्यू कम किया, मतलब एसेट डिक्रीजेस,
तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा। एंड एसेट अगर कम हो रहा है मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग लॉस आउट ऑफ दैट एसेट। हमको लगता है एसेट बेच के कम पैसा मिलेगा, मतलब हमको लगता है एसेट बेच के लॉस हो सकता है। अगर लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं विल ट्रांसफर दैट लॉस टू पीएनएल अकाउंट। वो लॉस हम पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हैं। सर प्रॉफिट क्यों नहीं, लॉस क्यों? सी वी आर प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग concept of prudence, following concept of conservatism, future probable gains, future probable incomes उनको recognize नहीं करते हैं, लेकिन future probable expenses, future probable losses उसको recognize करते हैं। तो अगर डाउनवर्ड रीवैल्यू कर रहे हैं तो लॉस हो रहा है, लॉस हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, वो लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्टली कहां पे, पीएनएल में। मतलब एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे फ्रेंड्स क्लास वर्क में। क्वेश्चन नंबर 10 इन योर क्लास वर्क। क्वेश्चन 10, a machine of cost 12 lakh is depreciated straight line assuming 10 years of working life and zero scrap value, zero residual value for 3 years। कितने साल तक depreciate किया हमने? 3 years तक। At the end of 3rd year, machine was revalued upward by 60,000। मशीन का वैल्यू हमने 60,000 इंक्रीज किया एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज रीअसेस्ड एट 9 years। तो हमको डेप्रीसिएशन 4th ईयर का कैलकुलेट करना है। वी नीड टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन ऑफ 4th ईयर। What will be depreciation of 4th year, friends? Now see, what is original cost of this asset? Original cost of asset, ओरिजिनल कॉस्ट सर 12 लाख दिया है। ओरिजिनल कॉस्ट 12 लाख दिया है, 3 साल तक हम ऑलरेडी डेप्रीसिएशन प्रोवाइड कर चुके हैं। यस सर। तो लेस डेप्रीसिएशन ऑफ 3 years। व्हाट विल बी डेप्रीसिएशन ऑफ 3 years? 3 साल का डेप्रीसिएशन क्या होगा सर? डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट मतलब 12 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू तो 0 है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यस सर। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू विच इज 0 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो सर हमको एनुअल डेप्रीसिएशन मिलेगा और हम 3 साल का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डेप्रीसिएशन सेम ही होगा ना हर साल। तो 3 साल का डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा सर? इट विल बी 3,60,000। डेप्रीसिएशन ऑफ 3 years विल बी 3,60,000। मतलब 3 साल का डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करने के बाद बुक वैल्यू एसेट का आफ्टर 3 years, बुक वैल्यू उस एसेट का आफ्टर 3 years 8,40,000 दिख रहा है। समझ में आ रहा है? बुक वैल्यू आफ्टर 3 years इज 8,40,000। फिर हमने क्या किया? वी रीवैल्यूड इट अपवर्ड बाय 60,000। हमने इसका वैल्यू इंक्रीज किया, अपवर्ड रीवैल्यूएशन किया, उसका वैल्यू 60,000 से बढ़ा दिया। उसका वैल्यू 60,000 से बढ़ा दिया तो अब रिवाइज्ड वैल्यू, रीवैल्यूड फिगर हमारी बुक्स में कितना हो गया? 9 लाख। रीवैल्यूड फिगर हमारी बुक्स में कितना हो गया? 9 लाख। और ये जो रीवैल्यूड अमाउंट हमको मिला 9 लाख का, इसका यूजफुल लाइफ भी रीएस्टिमेट किया। यूजफुल लाइफ रीएस्टिमेट किया कि अब इसका यूजफुल लाइफ और 9 साल है। इट इज रीअसेस्ड एट 9 years। तो व्हाट विल बी योर डेप्रीसिएशन ऑफ 4th year? 4th year का डेप्रीसिएशन क्या होगा सर? यूजफुल लाइफ, सॉरी, कॉस्ट 9 लाख, रिवाइज्ड कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है सर, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 9 years। मतलब डेप्रीसिएशन ऑफ 4th year विल बी 1 लाख।
न्यू डेप्रीसिएशन विल बी 1 लाख। तो आपको यही क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन या डेप्रीसिएशन ऑफ 4th ईयर कितना होगा, तो रिमेनिंग कॉस्ट, रिवैल्यूड कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। समझ में आया? तो यू पॉज एंड कॉपी दिस, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन। हमने अभी तक दो ही मेथड डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन का सीखा। वन वॉज स्ट्रेट लाइन मेथड, अदर वॉज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वी आर नाउ लुकिंग एट थर्ड मेथड of calculating depreciation, that is sum of years digits method. अकाउंटिंग डिफरेंट होता है क्या? नहीं, अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन चेंज हो जाता है। यस सर। सर डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीशिएबल कॉस्ट को यूजफुल लाइफ में अलोकेट करना, वो डेप्रीसिएशन है। तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन कब यूज होगा? अगर मैं सोचता हूं मैं ये एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट क्यों खरीद रहा हूं, उससे बेनिफिट डिराइव करने के लिए, तो क्यों ना मैं उसकी डेप्रीशिएबल कॉस्ट को, उसके ऊपर किए हुए खर्चे को जिस रेशो में बेनिफिट मुझे मिल रहा है उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूं। अगेन, जिस रेशो में बेनिफिट मुझे मिल रहा है क्यों ना मैं उस कॉस्ट को उसी रेशो में यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करूं। सर बेनिफिट हर साल सेम मिलता है क्या? डिपेंड ऑन एसेट। नॉर्मली इफ यू आर परचेजिंग अ प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट, सोचो फ्रेंड्स, जब नया होता है, मोस्ट एफिशिएंटली काम करता है, बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी उससे आता है। जैसे जैसे यूजफुल लाइफ खत्म होता है उसमें वेयर एंड टेयर स्टार्ट होता है, उसका एफिशिएंसी रिड्यूस होता जाता है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं, इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स, इन इनिशियल ईयर्स, बेस्ट एफिशिएंसी, बेस्ट उसका बेनिफिट हम डिराइव करते हैं, एंड दैट बेनिफिट विच वी आर डिराइविंग गोज ऑन रिड्यूसिंग एवरी ईयर। जो बेनिफिट हमें मिल रहा है वो हर साल कम होता जाता है। तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेप्रीशिएबल कॉस्ट को बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम एसेट के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। अगेन, बेनिफिट रिसीव्ड को बेनिफिट डिराइव्ड को, सॉरी, डेप्रीशिएबल कॉस्ट को बेनिफिट डिराइव्ड के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। मतलब सिंपली डेप्रीशिएबल कॉस्ट को यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं एग्जांपल। In this method, we would say here depreciable cost of asset is allocated over useful life of asset in the ratio of benefit derived from that asset each year. In the ratio of benefit derived from that asset each year. So depreciation is depreciable cost is distributed here in ratio of useful life of asset। जो भी डेप्रीशिएबल कॉस्ट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द रेशियो ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। फॉर एग्जाम्पल,
ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज ₹1 लाख, एसेट का कॉस्ट 1 लाख है, स्क्रैप वैल्यू इज 10,000, यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 5 years। मतलब जो भी डेप्रीशिएबल कॉस्ट है उसे 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यस सर। तो व्हाट इज डेप्रीशिएबल कॉस्ट हियर? डेप्रीशिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं सर? इट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। डेप्रीशिएबल कॉस्ट क्या हुआ? 1 लाख कॉस्ट है, 10,000 स्क्रैप वैल्यू है, मतलब डेप्रीशिएबल कॉस्ट क्या हुआ? 90,000। ये 90,000 की कॉस्ट को हमें 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, इन 5 years you need to distribute this. So what will be the ratio? You will have to distribute it in the ratio of benefit received. First year benefit received will be maximum, second year उससे थोड़ा कम हो जाएगा, थर्ड ईयर और कम हो जाएगा, फोर्थ ईयर और कम हो जाएगा, लीस्ट बेनिफिट लास्ट ईयर में रहेगा। मतलब हम बोल सकते हैं मैक्सिमम डेप्रीसिएशन हम चार्ज करेंगे इन फर्स्ट ईयर, लीस्ट इन लास्ट ईयर। तो हम जो भी डेप्रीशिएबल कॉस्ट है उसको सिंपली इस बेनिफिट के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 5, 4, 3, 2, 1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो व्हाट विल बी डेप्रीसिएशन पर एनम? डेप्रीसिएशन ईच ईयर क्या हो जाएगा? 90,000 को आपको डिवाइड कर देना है 5, 4, 3, 2, 1 में, तो इट विल बी 30,000, 24,000, 18,000, 12,000 and 6,000. What will be depreciation of first year? 30,000 sir. What will be depreciation of second year? 24,000 sir. What will be depreciation of third year? 18,000 sir, and so on. तो जो भी डेप्रीशिएबल कॉस्ट है 1 लाख नहीं 90,000, उसको यूजफुल लाइफ के रेशियो में डिवाइड कर देना है, बेनिफिट रिसीव्ड के रेशियो में डिवाइड कर देना है। समझ में आया? तो हर साल का डेप्रीसिएशन मिल जाएगा आपको। हमारी क्लास वर्क में भी एक सम दिया है, लेट्स लुक एट दैट एग्जांपल। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5 in your classwork. Question number 5. Matadin purchased one asset for 8,400. Useful life is 6 years. Show asset account for first 3 years if depreciation is charged under sum of years digits method. Depreciation आप चार्ज कर रहे हो under sum of years digits method. आपको एसेट अकाउंट 3 years के लिए शो करना है। यू नीड टू शो एसेट अकाउंट फॉर 3 years. एसेट अकाउंट 3 years का शो करें उससे पहले लेट्स कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर और डेप्रीसिएशन बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड। सी व्हाट इज कॉस्ट? नहीं सर, हमको कॉस्ट नहीं, हमको डेप्रीशिएबल कॉस्ट चाहिए। तो व्हाट इज डेप्रीशिएबल कॉस्ट ऑफ एसेट? कॉस्ट 8,400, स्क्रैप वैल्यू दिया है क्या? नहीं सर, स्क्रैप वैल्यू इज 0। वी वुड से डेप्रीशिएबल कॉस्ट ऑफ एसेट इज 8,400। ये डेप्रीशिएबल कॉस्ट हमें टोटल यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पूरी इसकी यूजफुल लाइफ में बांट देना है। यूजफुल लाइफ एसेट का कितना दिया है? यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 6 years। तो हमको ये डेप्रीशिएबल कॉस्ट 6 साल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में सर? ये डेप्रीशिएबल कॉस्ट बेनिफिट रिसीव्ड के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब बेनिफिट पहले साल सबसे ज्यादा मिलेगा, दूसरे साल उससे कम मिलेगा, तीसरे साल उससे कम, चौथे साल उससे भी कम, पांचवें साल उससे कम, छठे साल सबसे कम। मतलब ये डेप्रीशिएबल कॉस्ट को इस रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो व्हाट विल बी डेप्रीसिएशन पर एनम?
हर साल का डेप्रीसिएशन कितना होगा, तो हमको 8400 को इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो 8400 इंटू 6 डिवाइड बाई 21, 2400 डेप्रीसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 21, 2000 फॉर सेकेंड ईयर, 1600 फॉर थर्ड ईयर, 1200 फॉर फोर्थ ईयर, 800 for fifth year, and 400 for your last year. करेक्ट। फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना 2400, सेकेंड ईयर का कितना 2000, थर्ड ईयर का कितना 1600 एंड सो ऑन। तो अब एसेट अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। डेट ऑन विच एसेट इज परचेस्ड इज नॉट गिवन। तो फर्स्ट एंट्री इन ईयर 1 हम लोग पास करेंगे टू परचेज द एसेट। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8400, and then on last date will provide depreciation. depreciation के लिए एंट्री देते हैं depreciation to asset. How much is depreciation of first year? 2400 सर। बाकी का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। will be brought forward in second year. फिर सेकेंड ईयर वापस डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए एंट्री क्या पास करेंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन कितना है 2000 सर। रिमेनिंग बैलेंस अगेन विल बी कैरिड फॉरवर्ड। थर्ड ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000। डेप्रीसिएशन थर्ड ईयर में चार्ज करेंगे। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। थर्ड ईयर में डेप्रीसिएशन कितना है 1600। रिमेनिंग बैलेंस विल बी कैरिड फॉरवर्ड। एंड सो ऑन। हमको 3 साल तक एसेट अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, तो जैसे हम नॉर्मली एसेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम लोग प्रिपेयर करते जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रीसिएशन खाली चेंज हो रहा है। इजी मेथड है। आई होप आप लोग को कैलकुलेटिंग डिप्रीसिएशन बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड समझ में आया। सिंपली यूजफुल लाइफ के रेशो में डिवाइड करते जाना है। करेक्ट। पॉज करेंगे एंड कॉपी करेंगे। Now friends, remember one thing about sum of years digits method, like straight line method, अगर स्क्रैप वैल्यू 0 है, जैसा हमने एग्जांपल 5 में देखा, अगर स्क्रैप वैल्यू 0 है तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड में भी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एसेट का वैल्यू 0 हो सकता है। स्क्रैप वैल्यू 0 है मतलब हम पूरी की पूरी कॉस्ट को यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह यहां पे भी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एसेट का वैल्यू 0 हो सकता है हमारी बुक्स में। यस सर। ना मैं बार बार यूजफुल लाइफ वर्ड यूज कर रहा हूं फ्रेंड्स। यूजफुल लाइफ, जैसे ही आप यूजफुल लाइफ वर्ड सुनते हैं आप लोग हमेशा उसको मेजर करने लग जाते हैं इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, मंथ्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, विच इज नॉट ऑलवेज द केस। यूजफुल लाइफ इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट लाइफ ऑफ एसेट। कई बार कुछ एसेट ऐसी होती है जिसका लाइफ टाइम पीरियड पे नहीं, बट हाउ मच कैन बी प्रोड्यूस्ड और हाउ मच यूज कैन यू टेक आउट ऑफ दैट एसेट, उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीन विच कैन प्रोड्यूस से 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट फिक्स वो प्रोड्यूस कर सकती है, तो उसका यूजफुल लाइफ वो 10,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा ना। कोई एक साल में ही वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर दे तो उसका यूजफुल लाइफ एक साल में खत्म हो जाएगा।
और कोई 10 साल ले टू प्रोड्यूस दो 10,000 यूनिट्स, तो उसका यूजफुल लाइफ 10 साल एक्सटेंड होगा। तो क्या हमें ऐसी मशीन का यूजफुल लाइफ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स मेजर करना चाहिए? नहीं सर, ऐसी मशीन का यूजफुल लाइफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे मेजर करना चाहिए। टेक एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। कौन सी एसेट्स सर? वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइंस, क्वेरीज, खदाने, खान, जिसमें से हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हमको पता है मिनरल्स का एक फिक्स्ड रिजर्व माइंस में होता है। अनलिमिटेड रिसोर्स है क्या माइंस मिनरल्स का? नहीं, फिक्स्ड रिजर्व वो हमारे मिनरल्स का है। जैसे जैसे हम उसमें से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, वो रिजर्व कम होता जाएगा, डिप्लीट होता जाएगा। तो वो माइंस अगर हमने परचेज किया है, लीज पे लिया है, तो उसका डेप्रीसिएशन उसकी लाइफ पे कैलकुलेट करना चाहिए क्या? नहीं, कितना उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर सके उतना उसका वैल्यू हम रिड्यूस कर रहे हैं, उस पे कैलकुलेट करना चाहिए। कुछ ऐसे मशीन्स या इक्विपमेंट्स होते हैं जो एक फिक्स्ड यूजफुल टाइम तक चलते हैं, फिक्स्ड यूजफुल टाइम तक चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम परचेजिंग अ मोबाइल जिसका मुझे पता है 1000 आवर्स का लाइफ है, 1000 आवर्स का लाइफ है। मतलब अगर मैं उसे 1000 आवर्स यूज कर लेता हूं तो उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। अब मैं उसको स्विच ऑफ करके ही रखता हूं, मैं वो 1000 आवर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स यूज करता हूं, तो मेरे मोबाइल का यूजफुल लाइफ 5 साल हो गया। आपने व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया 1 साल में 1000 आवर्स यूज कर लिया, 1 साल में 1000 आवर्स यूज कर लिया, तो आपका मोबाइल ऑब्सोलीट हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर। मतलब वो मोबाइल का मुझे यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स में कंसिडर नहीं करना चाहिए, वो मोबाइल का मुझे यूजफुल लाइफ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स आई कैन यूज कंसिडर करना चाहिए। मतलब यूजफुल लाइफ क्या हमेशा नंबर ऑफ ईयर्स में ही होगा? नहीं, इट कैन बी इन प्रोडक्शन यूनिट्स, इट कैन बी इन एक्सट्रैक्टेड यूनिट्स, और इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ आवर्स ऑल्सो। और इसीलिए देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स इवॉल्व्ड टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन। एक को हमने नाम दिया प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, जहां पे यूजफुल लाइफ हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स वी कैन प्रोड्यूस, कितना यूनिट हम उस मशीन पे प्रोड्यूस कर सकते हैं टोटल, उस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। डिप्लीशन पर यूनिट, डिप्लीशन पर यूनिट मेथड। डिप्लीशन पर यूनिट मेथड स्पेसिफिकली किसके लिए है? माइंस के लिए है सर। इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर माइंस। एज एंड व्हेन यू आर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, उसका वैल्यू रिड्यूस होता जाएगा। या फिर मशीन आवर रेट मेथड, जहां पे यूनिट लाइफ, यूजफुल लाइफ इन टर्म्स ऑफ आवर्स यूज्ड, आवर्स वर्कड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इन ऑल दीज मेथड्स एनुअल डेप्रीसिएशन क्या होगा सर? व्हाट विल बी एनुअल डेप्रीसिएशन इन ऑल दीज मेथड्स? तो हमको क्या करना है? हमको सर डेप्रीशिएबल कॉस्ट को ओवर इट्स यूनिट लाइफ डिवाइड कर देना है। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड की बात करें तो इसका यूजफुल लाइफ हम लोग कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टोटल यूनिट्स वी कैन प्रोड्यूस ऑन दैट मशीन। टोटल कितना प्रोडक्शन वो मशीन पे कर सकते हैं, मतलब जो भी खर्चा, जो भी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं उस टोटल प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं ना? यस सर। तो हम अपनी डेप्रीशिएबल कॉस्ट को मतलब सी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, डेप्रीशिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे अमॉन्ग टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स। कितना टोटल एस्टिमेशन है हमारा, कितना टोटल प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, उससे डिवाइड करेंगे। तो पर यूनिट कितना डेप्रीसिएशन हमें मिल जाएगा? यस सर। वो पर यूनिट डेप्रीसिएशन को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें विथ एनुअल प्रोडक्शन, मल्टीप्लाई कर दें विथ एनुअल प्रोडक्शन,
तो हमको एनुअल डेप्रीसिएशन मिल जाएगा ना। भाई डेप्रीसिएशन पर यूनिट 1 रुपये आया, एक यूनिट प्रोड्यूस करने का खर्चा 1 रुपये है, इस साल 5000 यूनिट हमने बनाया है, तो 5000 इंटू 1, 5000 इस साल का डेप्रीसिएशन हो गया। यस सर। सेम वे डिप्लीशन पर यूनिट मेथड, तो डेप्रीशिएबल कॉस्ट जो भी होगा, डेप्रीशिएबल कॉस्ट मतलब कॉस्ट, सी माइंस का कभी स्क्रैप वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि हम माइंस कभी खरीदते नहीं है सर, वो लॉन्ग टर्म लीज पे गवर्नमेंट से लेते हैं, तो देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू। तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड। कितना टोटल यूनिट्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो आपका डेप्रीसिएशन पर यूनिट हो जाएगा, और वो डेप्रीसिएशन पर यूनिट को एनुअल एक्सट्रैक्टेड यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, तो एनुअल डेप्रीसिएशन मिल जाएगा। यस सर। व्हेन वी टॉक ऑफ मशीन आर रेट मेथड, सी ऑल द 3 मेथड्स आर सेम, यूनिट्स खाली चेंज हो रहा है। व्हेन वी टॉक ऑफ मशीन आर रेट मेथड, मशीन आर रेट मेथड में एनुअल डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, मतलब डेप्रीशिएबल कॉस्ट को टोटल एस्टिमेटेड वर्किंग आवर से डिवाइड कर देंगे। हम एस्टिमेट करेंगे इसका टोटल लाइफ कितने आवर्स का है, उसमें अपनी कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे, तो हमको पर आवर कॉस्ट कितना हुआ वो मिल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एनुअल आवर्स वर्कड इन दैट ईयर, एक साल में कितना आवर्स वो मशीन पे काम हुआ है, मल्टीप्लाई बाय डेप्रीसिएशन पर आवर, तो आपको एनुअल डेप्रीसिएशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, अ माइन costing 30,000 has been acquired, estimated quantity of ore, iron ore मतलब raw form of iron in the mine is 3 lakh tons, the total output for first 3 years आपको दिया हुआ है, residual value as I said will be nil, show mine account using depletion method, mine account आपको show करना है using your depletion method, डिप्लीशन मेथड। तो सबसे पहले हमको प्रिपेयर करना है यहां पे माइन अकाउंट फॉर 3 इयर्स। वी आर सपोज टू प्रिपेयर एसेट अकाउंट, माइन अकाउंट फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए प्रिपेयर करना है। अच्छा, माइन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर 3 इयर्स। डेप्रीसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा सर, कॉस्ट कितना है माइन का 30,000, कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड रिजर्व वो माइंस में कितना है सर, 3 लाख टन्स है, 3 लाख टन्स इनटू एनुअल प्रोडक्शन, फर्स्ट ईयर में हम कितना टन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 5640 टन सर, तो 564 कैन वी से इज एनुअल डेप्रीसिएशन, इज डेप्रीसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर। 30,000 डिवाइड बाय 3 lakh into 5640. Same way, what will be depreciation of second year? So cost 30,000 divided by annual production, production during entire life of asset can be 3 lakh. सेकेंड ईयर में हमने प्रोडक्शन कितना किया 16,560 टन्स, तो 1656 will be depreciation of second year. Same way, third year, depreciation for third year 30,000 divided by 3 lakh
into production in third year is 20,100, तो 2010 annual depreciation मिल गया. तो now you can easily prepare your mine account. First year माइन परचेज किया, तब एंट्री देंगे एसेट टू बैंक 30,000. यस सर. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज किया, एंट्री देंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 564. बैलेंस एसेट अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे. इट विल बी 29,436. सेकेंड ईयर में 29,436 इज द बैलेंस. डेप्रीसिएशन फिर सेकेंड ईयर में हम चार्ज कर रहे हैं, एंट्री पास करेंगे डेप्रीसिएशन टू एसेट. सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन कितना है? 1656. बैलेंस माइन अकाउंट में अब कितना बैलेंस है? 29,436 माइनस 1656, 27,780. थर्ड ईयर डेप्रीसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं 2010. बैलेंस 27, 25, 770. I hope you are getting this. Yes sir. क्वेश्चन 4 देखिए. क्वेश्चन 4. Company purchases a plant consisting of group of machines for 10,000. So cost is 10,000. It's intended to use for 3 years. Useful life 3 years है. Estimated working hours of plant for 3 years are 9,600, 12,120 and 8,040. Scrap value is estimated to be rupees 80. Show plant account for 3 years using machine hour rate method. तो again using machine hour rate method हमको plant account प्रिपेयर करना है. सेम वैसे ही plant account for 3 years प्रिपेयर करना है. प्लांट अकाउंट फॉर 3 years प्रिपेयर करने के लिए पहले डेप्रीसिएशन 3 years का कैलकुलेट करना पड़ेगा. वी विल हैव टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन ऑफ 3 years. व्हाट विल बी डेप्रीसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर? कॉस्ट. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्लांट? कॉस्ट ऑफ प्लांट सर 10,000 रुपीज है. स्क्रैप वैल्यू 80 रुपीज है, डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स कितना है? तो सी प्लांट हम लोग यूज करें इन 3 years. फर्स्ट ईयर टोटल वर्किंग आवर्स कितना हुआ? फर्स्ट ईयर इट इज 9,600, सेकेंड ईयर इट इज 12,120, थर्ड ईयर 8,040. मतलब 29,760 आवर्स, 29,760 आवर्स इन टोटल हम लोग ये एसेट, ये प्लांट को यूज करने वाले हैं. ये प्लांट का टोटल यूजफुल लाइफ 29,760 आवर्स का हो गया ना? यस सर. तो टोटल डेप्रीशिएबल कॉस्ट को टोटल आवर्स में डिवाइड करेंगे तो डेप्रीसिएशन पर आवर मिल जाएगा. इनटू फर्स्ट ईयर इट इज वर्किंग फॉर 9,600 आवर्स. तो डेप्रीसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर विल बी हाउ मच? 10,000 minus 80
divided by 29,760 into 9,600, तो 3,200. Depreciation of second year, सेम वैसे ही, कॉस्ट 10,000 है सर, स्क्रैप वैल्यू 80 है, मतलब डेप्रीशिएबल कॉस्ट 9920 है, डिवाइडेड बाय 29,760 into machine is expected to work for 12,120 hours in second year. 12,120 hours in second year, तो depreciation कितना हो जाएगा सर? It will be 4,040 in second year. Depreciation of third year, कॉस्ट कितना है? 10,000 है सर, स्क्रैप वैल्यू 80, टोटल एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स 29,760. वर्किंग आवर्स इन थर्ड ईयर मशीन 8040 आवर्स के लिए वर्क करती है, तो डेप्रीसिएशन ऑफ थर्ड ईयर विल बी हाउ मच? इट विल बी 2680 इन थर्ड ईयर. तो अब आप लोग सेम वे एसेट अकाउंट, प्लांट अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं. जब आपने प्लांट परचेज किया, फर्स्ट ईयर में एंट्री क्या दिया होगा? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सर. प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाउ मच? 10,000 सर. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज किया, एंट्री पास किया होगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 3,200. Balance now remaining 6,800. Second year, balance brought down 6,800. Depreciation in second year 4,040. Entry हो जाएगा depreciation account debit टू प्लांट अकाउंट. प्लांट अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस नाउ रिमेनिंग 2,760. थर्ड ईयर, $2,760. Depreciation we are charging in third year 2,680. इसका यूजफुल लाइफ 3 साल में पूरा हो रहा है, तो थर्ड ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद आप देख सकते हैं प्लांट अकाउंट में बैलेंस कितना है, स्क्रैप वैल्यू जितना बैलेंस है. एज स्क्रैप बेच दिया है तो एंट्री बैंक टू प्लांट आ जाएगा, नहीं बेचा है तो वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा. इट विल बी कैरिड एट इट्स स्क्रैप वैल्यू इन बुक्स. करेक्ट? मेथड आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को. क्वेश्चन 6 देखिए. क्वेश्चन 6, मशीन इज परचेज्ड फॉर 2 लाख, नहीं 20 लाख, मेक अ चेंज. Machine is purchased for 20 lakh. Its estimated useful life is 10 years with residual value of 2 lakh. Machine is expected to produce 1.5 lakh units during its lifetime. Expected distribution pattern of production is as follows. First, second and third year it is 20,000 units per year. 4th, 5th, 6th and 7th year 15,000 units per year. 8th, 9th and 10th year it is 10,000 units per year. Determine value of depreciation each year using production units method. Using production units method हमको depreciation calculate करना है to be charged in each year.
We would be calculating depreciation for each year. For first year, for first year, depreciation क्या होगा? Cost कितना है सर? Cost 20 लाख है. Scrap value कितना है सर? Scrap value 2 लाख है. Cost is 20 lakh, scrap value is 2 lakh, divided by total कितना प्रोडक्शन एस्टिमेटेड है, कितना प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे होगा. टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन विल बी हाउ मच? तो कैलकुलेट करो, टोटल करो. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर 20,000, तो 20,000 इंटू 3 60,000. 4, 5, 6, 7 4 साल तक 15,000 इन ईच ईयर. तो 15,000 फॉर 4 years, फर्दर 60,000. 8th, 9th एंड 10th ईयर, ये 3 साल 10,000, तो 30,000. टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन विल बी 1,50,000. वापस फर्स्ट ईयर 20, सेकेंड ईयर 20, थर्ड ईयर 20, मतलब पहले 3 साल का 60,000. यस सर. फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर, हर एक साल 15,000, तो 15, 15, 15, 15, 60,000. यस सर. 8th, 9th एंड 10th ईयर 10,000, 10, 10, 10, मतलब 30,000 दूसरा, तो 60, 60 एंड 30, 1,50,000 का टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन हुआ ना. यस सर. टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन 1,50,000 इनटू एनुअल प्रोडक्शन. अब फर्स्ट ईयर एनुअल प्रोडक्शन इज 20,000 हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं. फर्स्ट ईयर वी आर एस्टिमेटिंग एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 20,000. तो डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा? $20 lakh minus 2 lakh divided by 1,50,000 into 20,000. It will be 2,40,000 in first year. Second year 20 लाख सर अपना कॉस्ट है. स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है सर, मतलब डेप्रीशिएबल कॉस्ट 18 लाख है. 1,50,000 टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स है. सेकेंड ईयर में भी प्रोडक्शन तो 20,000 यूनिट्स का ही हो रहा है, मतलब सेकेंड ईयर में भी डेप्रीसिएशन 2,40,000 ही होगा. थर्ड ईयर 20 लाख कॉस्ट है सर, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है. टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन 1,50,000 टन्स है सर, यूनिट्स है सर, इनटू 20,000 यूनिट्स थर्ड ईयर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. फोर्थ ईयर 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 इनटू फोर्थ ईयर प्रोडक्शन कितना है सर? 15,000 यूनिट, 15,000 यूनिट्स है सर, तो इट विल बी 1,80,000. फिफ्थ ईयर 20 लाख माइनस 2 लाख divided by 1,50,000 into प्रोडक्शन फिफ्थ ईयर में भी 15,000 ही है सर, एंड सो ऑन. इसी तरह से आप डेप्रीसिएशन हर साल का कैलकुलेट कर लेंगे. तो वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन पर यूनिट फ्रेंड्स, एंड देन वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद एनुअल प्रोडक्शन. करेक्ट? आई होप ये तीनों मेथड क्लियर है, जहां पे यूनिट या यूजफुल लाइफ जरूरी नहीं है नंबर ऑफ ईयर्स में हो. इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ आवर्स वर्कड, इट कैन बी इन सम केसेस इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स रन व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग इट इन फॉर व्हीकल्स. तो यूनिट लाइफ इज यूजफुल लाइफ. जरूरी नहीं है वो नंबर ऑफ ईयर्स में हो. इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ आवर्स, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. आई होप दिस मच इज क्लियर. तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके ये कॉपी करेंगे. प्लीज कॉपी दिस.
Friends, with this we come to an end of this wonderful chapter depreciation. आप लोग को after you have revised all the sums of classwork, homework section के सारे sums self practice करने हैं, again past papers के sums लिख के practice करने हैं, and after you have solved it yourself, आप लोग अगेन वेबसाइट पे जो इसके सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं उससे अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं. तो इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी कमिंग विद अ न्यू टॉपिक अगेन. सी यू देन, टेक केयर.